तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रिगर मॉर्टिस नाम की एक हांगकांग हॉरर मूवी को, जो कि काफी बढ़िया है, जिसको डायरेक्ट किया है होनो मार्क ने। मूवी काफी बढ़िया है, काफी इंटरेस्टिंग है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि मेरे ख्याल से रेटिंग सही है। यहाँ पर आपको ब्लैक मैजिक देखने को मिलेगा, स्पिरिट्स देखने को मिलेंगी और भी काफी बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेंगी। और यहाँ पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि रिगर मॉर्टिस मतलब होता क्या है, तो इसको पोस्टमार्टम रिजिडिटी भी कहते हैं, या फिर हम इसको फोर्थ स्टेज ऑफ डेथ कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको साइंस के कॉन्सेप्ट के साथ साथ और भी चीजें दिखाई गई हैं जो कि काफी ज्यादा मजेदार होंगी। तो चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप तक ऐसी नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम शिन नाम के एक आदमी को देख पाते हैं, जो कि बुरी तरह से घायल था और अपनी जिंदगी की कहानी बता रहा था। शिन कहता है कि सब कुछ हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय पर वो एक्टर हुआ करता था, लेकिन चीजें बदलती चली गई। जिसके बाद कहानी भूतकाल में चली जाती है, जहां पर शिन अपने नए घर के अंदर शिफ्ट हो रहा था। इस वक्त शिन ने एज एन एक्टर अपनी पूरी फेम खो दी है और उसके पास काम भी नहीं आ रहे थे। खैर शिन अब अपने अपार्टमेंट के पास जाता है, जिसके बीच उसे एक बच्चा बिल्डिंग में भागता हुआ दिखता है। तभी वहां पर बिल्डिंग का वॉचमैन ये ना कर अपार्टमेंट का दरवाजा खोलता है और अंदर जाने के बाद अगरबत्तियां जलाकर एक छोटी सी सेक्रेड रिचुअल को परफॉर्म करता है, ताकि यहाँ से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए। लेकिन एज एन ऑडियंस हम ये नोटिस कर पाते हैं कि यिन इस रूम में आने के बाद काफी डरा हुआ लग रहा था। खैर अब मूवी आगे बढ़ती है और शॉकिंगली हम देखते हैं कि शिन खुद को खत्म करने वाला है। लेकिन खुद को खत्म करने से पहले वो अपने बेटे के रिकॉर्डेड वॉइस को सुनता है, जिससे हमको पता चलता है कि शिन की बीवी ने उसको छोड़ दिया है और उसका बेटा भी उसकी ही बीवी के पास है। ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि शिन ने अपने काम की वजह से अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया और अब वो पूरी तरह से डिप्रेशन में था और अकेला था। खैर अब अगले ही पल शिन खुद को फांसी भी लगा लेता है और धीरे धीरे उसकी जान निकलने लगती है। लेकिन तभी वहां पर एक स्पिरिट आ जाती है, जो कि शिन के शरीर को पजेस करके उसे बुरी तरह से टॉर्चर करने लगती है। लेकिन तभी अचानक से एक अनजान आदमी आकर शिन के गले की रस्सी को काट कर उसे बचा लेता है। अब आगे उस स्पिरिट और उस आदमी के बीच में लड़ाई होने लगती है, जिसके अंदर वो आदमी एक स्पेल का इस्तेमाल करके अंत में शिन की बॉडी से उस स्पिरिट को बाहर निकाल देता है। पर इस झगड़े के बीच हम ये देख पाते हैं कि वो स्पिरिट एक लड़की की स्पिरिट थी, जिसने शिन को पजेस किया हुआ था। अब हमको ये पता चलता है कि ये आदमी असल में शिन का पड़ोसी है, जिसका नाम यो है और इनका खुद का एक रेस्टोरेंट है। अब आगे शाम में शिन यो के रेस्टोरेंट में जाता है, जहां पर उसे मे नाम की एक एल्डर लेडी मिलती है, जो कि उसी बिल्डिंग में रहती थी। और उनसे बात करने पे शिन को पता चलता है कि उसके अपार्टमेंट में 2 लड़कियों की स्पिरिट है और उन्हीं में से एक ने उसको पजेस किया था। पर शिन ये सब जानने के बाद भी उनसे ये कहता है कि उसे इन सब चीजों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसको वो सब याद ही नहीं था। खैर दूसरी तरफ हम यो को देख पाते हैं, जो कि अपने कस्टमर्स के लिए कुकिंग कर रहा होता है। पर सबसे डरावनी चीज यहाँ पर तभी हमें देखने को मिलती है, जब यो एक कुक्ड मील एक स्पिरिट को सर्व करके आता है। और ये स्पिरिट उसकी ही आंटी की स्पिरिट थी, जिनकी कुछ ही समय पहले मृत्यु हो गई थी। पर यो बहुत ही आसानी से उनसे कम्युनिकेट कर पाता था। और इन सब चीजों को देखने के बाद में ये क्लियर हो जाता है कि यो के पास काफी सारी शक्तियां हैं। खैर अब आगे यो शिन से बात करता है, जिसके अंदर वो बताता है कि उसका परिवार एक वैम्पायर हंटिंग फैमिली है और ये वर्क जनरेशन टू जनरेशन उनकी फैमिलीज में चलता आ रहा है। लेकिन इस वक्त वैम्पायर हैं भी या फिर नहीं, इसका किसी को नहीं पता, इसलिए उसने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया है। पर वो फिर भी अपने साथ हमेशा ग्लूटिनस राइस को रखता है, जिससे वैम्पायर्स को डर लगता है। अब ये सब बातें खत्म होने के बाद में शिन वापस अपने अपार्टमेंट में आराम करने के लिए चला जाता है। खैर अब इसके बाद आधी रात में हम मे के हस्बैंड थंग को देख पाते हैं, जो कि किसी की आवाज को सुनकर अपने रूम से बाहर आए थे। तभी उनको अपने सामने एक छोटा बच्चा बैठा हुआ दिखाई देता है, जो कि असल में एक स्पिरिट होती है। थंग फिर उस बच्चे की तरफ बढ़ते हैं, पर तभी उनका पैर फिसल जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब हम मे को देख पाते हैं, जिन्हें सपना आता है कि थंग उनसे ये कह रहे हैं कि वो जल्दी वापस आएंगे। पर उसके जस्ट अगले ही पल हम थंग की बॉडी को देखते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बारे में मे किसी को नहीं बताती। यानी कि सीढ़ियों पर फिसलने की वजह से उनकी वहीं मौत हो गई थी। हम मे ये बात जाकर अपने नेबर गो को बताती है, जो कि एक ब्लैक मैजिशियन था, पर ये बात ज्यादा जनों को नहीं पता थी। खैर मैं यहाँ पर गौ से ये बोलती है कि वो किसी भी तरह से उसके पति को जिंदा कर दे, जिसके लिए गौ मान जाता है।
अब कहानी फिर से शिन पर आती है, जिसे इस बिल्डिंग में रहने वाले एक माँ और बेटे के बारे में पता चलता है, जिसके अंदर माँ का नाम यांग है और बेटे का नाम पाक है। ये दोनों ही असल में होमलेस थे और लोगों से इन्हें जो कुछ खाने को मिलता था उसी को खाकर जिया करते थे। अब पाक बिल्डिंग में सभी लोगों से बहुत ही फैमिलियर था, इसलिए वो ज्यादा समय किसी के भी घर में चला जाया करता, जिसके लिए कोई उससे डांटता भी नहीं था। अब इस तरह एक दिन जब पाक शिन के घर में था, तब शिन को पाक की ड्राइंग बुक मिलती है, जिसके अंदर बहुत डरावनी ड्राइंग्स बनी हुई थी, और एक ड्राइंग के अंदर तो वही स्पिरिट पाक ने बनाई थी जिसने शिन को पजेस किया था। खैर, अब आगे हम गौ को देख पाते हैं, जो कि थंग को वापस जिंदा करने के लिए एक काला जादू परफॉर्म कर रहा था, और उसके लिए मे ने थंग की बॉडी को सबसे छुपाकर मिट्टी में अपने ही बाथ टब में रखा हुआ था, और गौ रिचुअल परफॉर्म करता है और एक अजीब सा मास्क थंग के फेस पर लगा देता है, और वहां से जाने से पहले मे को ये कहता है कि वो गलती से भी इस मास्क को ना हटाए। लेकिन इस रिचुअल के बाद गौ की हालत खराब होने लगती है, जिसके बाद वो एक सिगरेट पीता है और अगले ही पल वो ठीक हो जाता है। पर यहाँ पर अजीब बात ये होती है कि उस सिगरेट के धुएं में एक बच्चे का प्रॉपर फिगर बनता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि काफी अजीब बात थी। खैर, इसके बाद हम मूवी के सबसे डरावने सीन को देखते हैं, जिसके अंदर जब शिन यांग से बात करने जाता है तो उसी वक्त वहां पर 4 डरावने फिगर्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिनको देखते ही दोनों शांत होकर दीवार से चिपक कर खड़े हो जाते हैं। अब इन 4 फिगर्स को चाइनीज माइथोलॉजी में ग्रिम रीपर की तरह माना जाता है, जिनके नाम है ही बे वू चोंग, और इनका काम होता है आत्माओं को इस दुनिया से आफ्टर लाइफ की तरफ ले जाना, और अगर इनके सामने कोई इंसान आ जाए तो उसका बचना बहुत मुश्किल होता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये उन 2 लड़कियों की स्पिरिट को ही पकड़ने के लिए आए होंगे। अब एक बार यिन से बात करते हुए शिन को यांग के फैमिली की ट्रेजिक स्टोरी का पता चलता है, जिसकी वजह से उनकी अब ऐसी हालत हो गई थी। तो हुआ ऐसा था कि जिस अपार्टमेंट के अंदर शिन इस वक्त रह रहा था, यांग भी अपने पति और बेटे के साथ उसी में रहा करती थी। पर एक दिन उसके पति ने अपने एक गर्ल स्टूडेंट के साथ गलत करने की कोशिश करी, पर उसी वक्त उस लड़की की बहन वहां पर आ जाती है, जिसने कि यांग के पति को जान से मार दिया। लेकिन इसी किलिंग में उस लड़की ने खुद को भी कई बार गलती से स्टैब कर दिया था, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब वो अपनी बहन को इस तरह देखकर सहन नहीं कर पाई और उसने भी अपनी जान ले ली, और तब से ही उन दोनों बहनों की स्पिरिट उस अपार्टमेंट को हॉन्ट करती है। यानी कि शिन को जिस लड़की की स्पिरिट ने हॉन्ट किया था वो इन दोनों ही बहनों में से एक थी। खैर, अब ये सब होने के अगले ही दिन यांग ने अपने बेटे के साथ उस घर को छोड़ दिया, क्योंकि अब उसके अंदर उस घर के अंदर वापस जाने की हिम्मत नहीं थी, और तब से ही इनकी हालत ऐसी हो गई है। ये सच जानकर शिन को बहुत बुरा लगता है कि यांग और पाक की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें इसकी सजा मिल रही है। इसलिए शिन यो के पास जाता है और उससे ये कहता है कि वो उन बहनों की स्पिरिट्स को पकड़ ले, ताकि यांग को उसका घर वापस मिल पाए और वो आम जिंदगी जी पाए। पर यो इस पर यह कहता है कि वो ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि बचपन में उसके पिता एक दिन उसे ये बोलकर हंटिंग पर गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन वो कभी नहीं लौटे, और इस चीज में बहुत खतरा है और वो किसी अनजान के लिए इतना खतरा नहीं लेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये इनका पारिवारिक बिजनेस था, लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि यो के मन में एक डर बैठा हुआ है। अब ये सब सुनकर शिन निराश होकर वहां से अपने अपार्टमेंट में वापस लौटता है, जहां पर पहले से ही गौ छुपा हुआ था। खैर, अब यहाँ पर वो कोई चीज को देखता है और उसको पकड़कर कुछ स्पेल्स को बोलने लगता है, जिससे कि वो स्पिरिट्स शिन की बॉडी को फिर से पजेस कर लेती है, और तब उन स्पिरिट्स और गो के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसके अंदर गो स्पिरिट्स को हैंडल नहीं कर पा रहा था। पर तभी वहां पे यो उसकी मदद करने के लिए आ जाता है, जिसके बाद दोनों मिलके एक एक स्पिरिट से लड़ने लगते हैं, और बहुत मुश्किलों के बाद फाइनली दोनों स्पिरिट स्पेल की मदद से कैबिनेट में कैद हो जाती हैं। इस फाइट के बाद में जब यो गो से पूछता है कि वो यहाँ पर स्पिरिट्स को पकड़ने क्यों आया था, जिस पर गो जवाब देता है कि उसे यांग की मदद करनी थी, जो कि वियर्ड बात थी, क्योंकि गो ने अब तक मूवी में यांग के परिवार के लिए एक बार भी सिंपैथी नहीं दिखाई थी। और मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता कि गो यहाँ पर किसी की मदद करने के लिए आया था, बल्कि वो कुछ सेल्फिश करने आया था, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुआ। खैर, अब इस दिन के बाद से ही यांग और पाक दोनों उस अपार्टमेंट में शिन के साथ रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब फाइनली उन स्पिरिट्स का खतरा वहां से टल चुका था। पर जल्दी ही इनके ऊपर सबसे बड़ा खतरा आने वाला था, जिसकी शुरुआत यिन से होती है, यानी कि उसी गार्ड से। तभी हमको दिखाया जाता है कि यिन को थंग का सोने का दांत सीढ़ियों पर मिलता है, जहां पर थंग की मौत हुई थी। और जब वो ये बात यो को बताता है, तब वो दोनों गौर करते हैं कि थंग को काफी समय से देखा ही नहीं गया है। जिसके बाद इस बात का पता लगाने के लिए गो के पास वो जाता है और उससे थोड़े बहुत सवाल जवाब करने लगता है। उस वक्त वहां पर मे भी होती है, जो कि सवालों को अवॉइड कर रही थी। इन सभी के बीच यिन कुछ कैंडीज गो के घर में गिरा देता है, क्योंकि उसने एक बच्चे की स्पिरिट के बारे में सुना था, जो कि गो के हमेशा आसपास रहता है। और उसका शक भी सही निकलता है जब वो कैंडीज एक बच्चे की स्पिरिट वहां से उठा लेती है।
अब इस बात पर गौर करके यिन गो से ये कहता है कि उसे पता है कि वो काला जादू कर रहा है, लेकिन ये सुनते ही मे को इस बात का डर सताने लगता है कि कहीं गो सब कुछ बता ना दे। इसलिए तभी मे एक पॉट उठाकर यिन के सर पर पीछे से मारती है और लगातार कई बार वार कर उसे खत्म कर देती है। पर मे की ये हैवानियत सिर्फ यहीं नहीं रुकती, वो पूरी तरह से पगला गई थी, क्योंकि इसके बाद वो पाक की भी जान ले लेती है। लेकिन वो कैसे? तो वो उसे थंग का शिकार बनवा देती है। लेकिन थंग के साथ में हुआ क्या था? वो वापस कैसे आया? तो असल में वो काले जादू की वजह से पूरी तरह से वैम्पायर बन गया था। असल में गो ने मे से ये कहा था कि अगर थंग को किसी इंसान का वर्जिन खून मिल जाए तो उसकी रिकवरी जल्दी होगी, और यही रीजन था कि मे ने बिना सोचे समझे पाक को बलि की तरह थंग को खाने दे दिया। लेकिन यहाँ पर एक और शॉकिंग चीज हम ये देख पाते हैं कि जो थंग का मास्क था, जो कि अब मे ने निकाल दिया था। लेकिन यहाँ पर हम एक और शॉकिंग चीज देख पाते हैं। आपको याद होगा कि गो ने ये कहा था कि थंग का मास्क कभी नहीं उतारना, जो कि मे ने अब निकाल दिया था, और इसका सीधा असर पड़ता है यॉ के हंटर क्लॉक पर, जो कि अपने आप मूव करने लगती है। ये क्लॉक यॉ की फैमिली का एक एंशिएंट क्लॉक था, जो कि अपने आप एक्सट्रीम नेगेटिव एनर्जी की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेता था। और ये सीन अब यहीं पर कट होता है। अब अगले सीन में हम यॉ को मे के घर पर देखते हैं, जहाँ पर सभी चीजें बिखरी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि कई मौतें यहाँ पर की गई हों। पर तभी यॉ का वहाँ पर पैर फिसल जाता है और घायल होने की वजह से गो उसे शांत रहने के लिए कहता है, जिस दौरान उसके पीछे से हम थंग की डेड बॉडी को मूव करते हुए देख पाते हैं, जो कि पूरी तरह से वैम्पायर में तब्दील हो चुका था। और तब जाकर गो यॉ को पूरा सच बता देता है। गो कहता है कि उसे लंग कैंसर था, पर अपनी जान बचाने के लिए उसे एक सिगरेट पीने की जरूरत पड़ती है, जो कि किसी बच्चे की बॉडी की अस्थियों से बनी हो। और यही रीजन था कि जब गो स्मोक करता था तो उसके धुएं में हम एक बच्चे को देख पाते थे, यानी कि एक तरह से वो स्पिरिट को कंज्यूम कर रहा था। साथ ही साथ जिस बच्चे की स्पिरिट को हमने पूरी मूवी में देखा था, प्रोबेबली मेरे हिसाब से गो ने उस बच्चे को उसी अस्थियों के लिए मारा होगा, इसलिए उसकी स्पिरिट भी गो के आसपास रहती थी। वो उसको ही कंज्यूम कर रहा था खुद को जिंदा रखने के लिए। अब आगे गो बताता है कि उसका ये लालच तब बढ़ा जब उसने थंग को उस दिन सीढ़ियों पर बेहोश पाया। उस समय थंग मरा नहीं था, पर अपने फायदे के लिए गो ने थंग को ऊपर से फेंक दिया ताकि उसकी बॉडी उसको मिल पाए, क्योंकि ये जरूरी नहीं था कि उसे सिर्फ किसी बच्चे की बॉडी की राख चाहिए। पर ये सब करते हुए उसको यांग ने देख लिया था, लेकिन उसका कोई विश्वास नहीं करता और इसलिए यांग चुप रही। अब थंग की बॉडी पाने के बाद गो ने उन स्पिरिट सिस्टर्स को उसकी बॉडी में ट्रैप करने का सोचा था जब वहां पर वो गया था और वहां पर उसकी मुलाकात यॉ से हुई थी। असल में गो का प्लान ये था कि वो थंग की बॉडी को पाने के बाद में उन स्पिरिट सिस्टर्स को उसकी बॉडी में ट्रैप कर देगा, जिसके बाद वो और भी ज्यादा पावरफुल राग बना पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इन सब चीजों के साथ ही गो ने मे को ये भरोसा दिला दिया था कि थंग वापस आ जाएगा, ताकि उसे थंग की बॉडी का एक्सेस मिलता रहे और वो सारे रिचुअल्स आराम से कर पाए। पर मे के मना करने के बावजूद भी उसने मास्क को थंग के फेस से हटा दिया, जिससे कि रिचुअल पूरा नहीं हो पाया। और अब थंग की बॉडी डिमोनिक वैम्पायर के कब्जे में है, जिसको गो ने रोकने की कोशिश तो करी थी, लेकिन अब उसको रोका नहीं जा सकता। अब यहाँ पर यॉ को ये भी पता चलता है कि पाक की भी मौत हो चुकी है, जिसको थंग ने ही मारा है, और इसमें सारी गलती किसी और की नहीं, गो की ही थी। खैर, अब ये सारी बातें जानने के बाद में यॉ ये सारी बातें शिन को बता देता है। पर इसी दौरान यांग से एक बहुत बड़ी गलती होती है जब वो पाक को ढूंढते हुए स्पिरिट के कैबिनेट के सामने आती है, और कैबिनेट को मूव करता हुआ देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे कि शायद पाक उसके अंदर है। इसलिए यांग उस कैबिनेट को खोल देती है, जिससे कि दोनों स्पिरिट फिर से आजाद हो जाती हैं। फिर यांग को फाइनली पाक मिल भी जाता है, पर उसे देखते ही वो समझ जाती है कि ये पाक की आत्मा है, यानी कि उसकी मौत हो चुकी है। और ये चीज जानकर यांग अंदर से ही डिप्रेस्ड हो जाती है, जिसके बाद वो बदला लेने के लिए बिल्डिंग में घूमने लगती है। और तभी उसके सामने थंग आ जाता है, जिसको देखते ही यांग पूरे गुस्से में जाकर उसे मारने लगती है। पर थंग को इस चीज से कुछ नहीं होता और कुछ ही समय लड़ने के बाद थंग उसको मार देता है। तभी हम पीछे से शिन को आता हुआ देख पाते हैं, जो कि यांग की मदद करना चाहता था। अब शिन यहाँ पर थंग को कुछ देर रोकने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन थंग को और पावर्स देने के लिए वो दोनों स्पिरिट सिस्टर जो होती हैं वो थंग की बॉडी में आ जाती हैं, जिससे कि थंग एक ही सेकंड में एक बड़ा सा आयरन रॉड शिन के शरीर के आर पार कर देता है और वहां से भाग जाता है। अब कुछ ही देर के बाद में वहां पर यॉ आता है, जो कि शिन की हालत देखकर उस पर कुछ स्पेल्स लिखता है, जिससे कि वो कुछ समय सरवाइव कर पाए। जिसके बाद वो अपने एंशिएंट क्लॉक से एक ऐसा स्पेस बनाता है जिसमें कि थंग जरूर आता, और तब अगर दोनों ने कोशिश करी तो वो थंग को वहां पर मार सकते थे। खैर, अब यहाँ पर यॉ बिल्कुल ऐसा ही करता है और शिन से ये कहता है कि उसके पास सिर्फ एक सिगरेट जितना टाइम है। जिसके बाद थंग और शिन की वहां फाइट होने लगती है, जिसके अंदर शिन बिल्कुल भी थंग के आगे कुछ नहीं कर पा रहा था। अब यॉ शिन को जल्दी ही थंग को खत्म करने के लिए कहता है, क्योंकि वो क्लॉक कंटिन्यूअसली रोटेट हो रहा था, जिसको कंटिन्यूअसली रोटेट करने के लिए यॉ का ब्लड चाहिए था।
पर एक पॉइंट पर आकर यो का हाथ इतना रोटेट हो चुका था कि अगले पल उसका हाथ उसकी बॉडी से अलग हो सकता था, और होता भी कुछ ऐसा ही है। दोनों टाइम रहते थंग को नहीं मार पाते और क्लॉक को पकड़ने रहने की वजह से यो को अपना एक हाथ खोना पड़ता है। पर तभी वो बाहर सनलाइट नोटिस करता है, यानी कि सुबह हो चुकी थी। इसके बाद यो शिन के हाथों में थ्रेड देकर बिल्डिंग से कूद जाता है और उसके पीछे शिन और थंग दोनों बिल्डिंग से बाहर सनलाइट में आ जाते हैं। इस सनलाइट में आते ही थंग की बॉडी जलने लगती है और इस तरह उसकी मौत हो जाती है। अब देखो वो कहीं का भी वैम्पायर हो, था तो वो वैम्पायर ही, और वैम्पायर धूप में आते ही जलने लगते हैं। तभी वहां पर मे भी आ जाती है, जो कि थंग को मरता देखकर एक कांच लेकर खुद का गला काटते हुए अपनी भी जान दे देती है। वो यहाँ पर उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। हालांकि यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि जो वो दोनों स्पिरिट्स थी वो भी इस पॉइंट के बाद शांत हो जाती हैं। पर इस फाइट के अंत में यो और शिन दोनों ही मारे जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हमको ये रिवील किया जाता है कि ये सब असल में शिन का एक सपना था। अब हम फिर से शिन के बिल्डिंग में आने वाले सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर शिन आते हुए सभी लोगों को देखता है, लेकिन इस बार सब कुछ नॉर्मल था और शिन अपने अपार्टमेंट में आकर खुद की जान ले लेता है। जिसके बाद हम यो को उसकी बॉडी को नीचे उतारता हुआ देखते हैं, यानी कि ये सब बस शिन का सपना था, जो वो मरने से कुछ समय पहले अपने दिमाग में सोच रहा था। और इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है क्योंकि शिन एक एक्टर था, और हो सकता है कि ट्रॉमा इतना बढ़ गया था कि उसने अपने मन में खुद डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे एक हीरो की तरह मरेगा। लेकिन अंत में शिन की मौत हो जाती है, यानी कि वो खुद को ही खत्म कर लेता है। जिसके बाद हम अंतिम सीन में शिन के बेटी की आवाज को सुन पाते हैं, जो कि उसकी बॉडी को कलेक्ट करने हॉस्पिटल में आया था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक हांगकांग हॉरर फिल्म रिगर मोर्टिस की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। मूवी काफी डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट काफी अलग था इसका। यहाँ पर एक एक्टर था जिसको काम नहीं मिल रहा था, उसके बीवी बच्चे उसे छोड़ के चले गए थे, जिसकी वजह से उसने खुद को खत्म करने का सोचा। लेकिन खत्म करते टाइम, यानी कि मरने से जस्ट पहले, उसको एक यहाँ पर सपना आया, या फिर ये कहें कि उसको अपने पल याद आए। उसने शायद से अपनी कोई मूवी की एक्टिंग वगैरह या फिर कोई ना कोई स्क्रिप्ट सोच रखी होगी, जो कि वो यहाँ पर जी रहा था, यानी कि वो एज अ हीरो मरना चाहता था। एंड ट्रस्ट मी, मैंने खुद नहीं सोचा था कि यहाँ पर ये एक सपना होगा, जिसके चलते हमें पूरी मूवी दिखा दी गई। अब यहाँ पर ये क्लेवर राइटिंग है या फिर फूलिश राइटिंग है, ये तो आप लोग डिसाइड करना, कमेंट के अंदर जरूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए